इस क्लास में क्या था? डायमेंशनल एनालिसिस में स्ट्रेस और स्ट्रेन बता दिया था लास्ट। तो आज उससे रिलेटेड हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी, ये सब क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आ जाए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को समझते हैं। सिंपली मान लो कल के क्लास में भी एक एग्जाम्पल दिया था। एक रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट पे इस सपोर्ट से एक वायर या एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया। इस ब्लॉक को हम पुल करें डाउनवर्ड तो इसमें स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा। स्प्रिंग इलोंगेटेड पोजीशन पे आ जाएगा। ब्लॉक का मूवमेंट डाउनवर्ड हो गया। तो यहां से यहां तक ये एक फाइनल लेंथ सपोज एल डैश, इसका इनिशियल लेंथ एल। तो लेंथ में चेंजेस हुआ जिसको हम लोग चेंज इन लेंथ कहेंगे और ये डेल्टा एल से रिप्रेजेंट होगा। तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन जो आएगा वो हुक्स ने डेवलप किया था और कहता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड कर दें तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आता है। इस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरीके का होता है। एक का नेमिंग करते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई से, दूसरा बल्क मॉडुलस बी से, और तीसरा ईटा जिसको कि हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहेंगे। पहला हो गया यंग्स मॉडुलस, दूसरा बल्क मॉडुलस और तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो तीन क्वांटिटी बन जाएंगे, तीनों कांस्टेंट। अब जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक में अलोंग द लेंथ लॉन्गिट्यूडनल लग रहा है तो वो यंग्स मॉडुलस कहलाएगा। अब जब फोर्स परपेंडिकुलरली ड्रॉ करेंगे या एक्ट करेंगे तो बल्क मॉडुलस, और जब टेंजेंशियली लगेगा तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक। तो तीनों कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है। तो पहला हमारा आ गया y, जिसको यंग्स मॉडुलस कहेंगे जो ऊपर लिखा है। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो यंग्स मॉडुलस हो गया। ठीक। दूसरा बल्क मॉडुलस और ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीनों के लिए। इसका मतलब तीनों में क्या आएगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आएगा। अब स्ट्रेस को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो स्ट्रेस मैथमेटिकली लिखने का तरीका है फोर्स अप्लाइड या रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन लिखने का तरीका है चेंज इन लेंथ।
यदि हम लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगा रहे हैं तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस क्या आ गया, longitudinal stress by longitudinal strain means force by area change in length by original length. change in length by original length डायमेंशनलेस हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका मतलब फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स को क्या लिख देंगे, MLT -2 और एरिया के लिए L2 लिख देंगे। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, ML-1 T-, आ गया समझ में क्लियरली 100%। चलो नोट कर लो। हो गया, नोट कर लिया। तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन मिल गया। अब दूसरा क्वांटिटी क्या है, बल्क मॉडुलस। चलो, तो बल्क मॉडुलस के लिए भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो गया, उसका भी डायमेंशन वही हो गया। सिर्फ स्ट्रेस की जगह पर नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा और स्ट्रेन की जगह पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक, डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हम लोग इस चीज को समझ ले कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीनों का डायमेंशन सेम हो जाए। थर्ड क्वांटिटी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल, तो बल्क मॉडुलस का जो डायमेंशन निकला उसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या आ जाएगा, ML-1 T-2 का रेसिप्रोकल M-1 LT2 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वांटिटी पे आते हैं। अब आ जाए डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी। जितने भी कांस्टेंट क्वांटिटी हैं सबका डायमेंशन फाइंड करते हैं। ठीक, तो जितने भी कांस्टेंट यूज कर रहे हैं उन सब का डायमेंशन होता है, इसलिए नाम पड़ गया डायमेंशनल
कांस्टेंट क्वांटिटीज कह सकते। ठीक, तो जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हम लोगों ने जी प्रीवियस क्लास में डायमेंशन निकाला था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। अब दूसरा क्वांटिटी है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का सिंबल एच होता है, स्मॉल एच। प्लैंक्स कहता है कि एनर्जी रेडिएटेड directly proportional to frequency of incident radiation। जो इंसिडेंट लाइट है वो लाइट एनर्जी रेडिएट कर रहा है, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है। इसको प्लैंक्स ने डेवलप किया। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो E इज इक्वल टू एच न्यू, और H को प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। तो H इज इक्वल टू E बाई न्यू। E हमारा एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशन ऑलरेडी हम सीख चुके, ml2t-2 और फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम t-1। इनको सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा ml2t-1। इसलिए प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन ml2t-1। हो गया। अब नेक्स्ट क्वांटिटी आ जाए हबल कांस्टेंट। तो हबल ने यूनिवर्स से रिलेटेड अपना एक लॉ दिया। ये कहता है कि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है किसी स्टार का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन। तो v डायरेक्टली रिलेटेड टू r। तो कांस्टेंट टर्म हबल कांस्टेंट s से रिप्रेजेंट होता है। हबल्स कांस्टेंट को हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v इज इक्वल टू एच आर। तो हबल्स कांस्टेंट h इज इक्वल टू v बाई आर। v हो गया वेलोसिटी LT-1 और आर एल हो गया। इट बिकम्स T-1। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वांटिटी है बोल्जमैन कांस्टेंट। बोल्जमैन कांस्टेंट ये हम लोग यूज करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो यहां पर एक्सप्रेशन दिमाग में रखना है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kb इंटू टी होता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसका वैल्यू 3/2 kBT। जितने क्वांटिटी आ रहे घबराना नहीं है, ये सब आगे चैप्टर में पढ़ना है। तो हम जब डायमेंशन सीखते हैं तो सारे कांस्टेंट क्वांटिटी को अभी ही सीख रहे हैं, हमको सिर्फ MLT का पावर निकालना है। तो जो आगे का एक्सप्रेशन है वो यूज कर रहे हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कह रहा 3/2 kBT। ठीक,
अब 3/2 डायमेंशनलेस, 3/2 डायमेंशनलेस हो गया। के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसी का डायमेंशन निकालना है। इसका मतलब एनर्जी बाय टेम्परेचर, सिंपल। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या भाई, mL2T-2, और टेम्परेचर को क्या लिखते, थीटा लिख दो या केल्विन लिख दो। सिंप्लीफाई कर दो, क्या आ गया, mL2T-2 K-1। ये हो गए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा ये इसको जूम कर दे। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का ये डायमेंशन हो गया। अब नेक्स्ट आ जाए स्टीफेंस कांस्टेंट। अब स्टीफेंस कांस्टेंट क्या है, स्टीफेंस ने टेम्परेचर से रिलेटेड रिलेशन दिया। ये कहता कि एनर्जी एमिटेड और रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, directly proportional to fourth power of absolute temperature. Energy emitted or radiated per unit area per unit time, directly proportional to fourth power of absolute temperature. तो E अपॉन एरिया इनटू टाइम कांस्टेंट सिग्मा यूज करते हैं, और ये सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट का सिंबल है। सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट का सिंबल है। अब सिग्मा का डायमेंशन निकालना है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बता दो, एनर्जी बाय एरिया टाइम और टेम्परेचर का पावर 4। एनर्जी का डायमेंशन डाल दो mL2T-2, एरिया L2 डाल दो, टाइम को T कर दो, टेम्परेचर K4 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा, L का पार कैंसिल हो गया, तो mL0, अब T का पावर -3 और K-4, ये डायमेंशन आ जाएगा स्टीफेंस कांस्टेंट का। देखो बोलो, क्लियर। चलो तब तक गैस कांस्टेंट का डायमेंशन निकालो, तब तक गैस कांस्टेंट का
गैस कांस्टेंट के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करेंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, आर गैस कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ मोल्स, टी टेम्परेचर। अब आर का वैल्यू निकालो। इक्वेशन यदि पता हो तो सबका डायमेंशन निकाल सकते हैं। एनटी पी प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया होगा, तो फोर्स अपॉन एरिया एम एल -1 टी -2। वॉल्यूम को L3 लिख देंगे। एन नंबर ऑफ मोल्स MOL, टी टेम्परेचर कैल्विन में आ गया। देखो सिंपलीफाई करके ये रिजल्ट आ रहा। आ गया गैस कांस्टेंट का। चलो नेक्स्ट आ जाओ। परमिटिविटी कांस्टेंट। नेक्स्ट है परमिटिविटी कांस्टेंट। परमिएबिलिटी कांस्टेंट। ये दो पैरामीटर, दो कांस्टेंट क्वांटिटी इनफैक्ट। तो परमिटिविटी कांस्टेंट कहां तक कहता है कि जैसे दो पॉइंट चार्ज है, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को कूलम्स ने डेवलप किया, और कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जो कांस्टेंट लगता है उसमें एक 4πε0, इसको हम सी कहते हैं, बीच से कट कर देंगे तो एप्सिलॉन ग्रीक लेटर है। और जब ये जीरो सबस्क्रिप्ट लगाते हैं तो नॉट कहते हैं, NOT, एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इस एप्सिलॉन नॉट को ही परमिटिविटी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, अब इसका डायमेंशन निकालते हैं। तो ये क्या हो गया, Q1 Q2 बाई FR स्क्वायर होगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, Q1 Q2 डिवाइड बाई FR स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलम। चार्ज को, जिसको हम एम्पियर और टाइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दोनों चार्ज है इसलिए पावर 2। नीचे फोर्स है MLT -2 और डिस्टेंस है L2। क्या आ गया फाइनली सॉल्व करके, M-1 L-3 T4 A2। हो गया, आगे बढ़े।
अब आ जाओ, नेक्स्ट है परमिएबिलिटी कांस्टेंट। तो परमिएबिलिटी कांस्टेंट को हम फाइंड कर रहे हैं। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपने पढ़ा था, वहां पे इसका यूज किया था, परमिएबिलिटी कांस्टेंट। थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं स्लाइड, जिससे कांस्टेंट टर्म आ जाए। तो परमिएबिलिटी कांस्टेंट फाइंड करने के लिए एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा, F इज इक्वल टू बी क्यू वी, जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड पहले निकाल लें। तो मैग्नेटिक फील्ड F बाई क्यू वी हो गया। F को फोर्स कहते, तो mL t-2, चार्ज एम्पियर टाइम हो गया, वेलोसिटी LT-1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ गया, m, l और l कैंसिल हो गया, t नीचे से कैंसिल, तो t-2 a-1 आ गया। चेक करो, mt-2 a-1 आया। ये t नीचे का t-1 से कैंसिल हो गया, ये l कैंसिल हो गया, तो mt-2 a-1, b का वैल्यू आ गया। अब एक स्ट्रेट वायर में जब करंट का फ्लो होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r। ये रिजल्ट सब आगे पढ़ना है। इस म्यू नॉट को ही हम लोग कहते परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी कांस्टेंट का सिंबल म्यू नॉट हो जाएगा। इस म्यू नॉट का डायमेंशन निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू आर बाई करेंट, 4 पाई डायमेंशनलेस टू बी डायमेंशनलेस, तो म्यू नॉट का वैल्यू निकाल लेना है। तो बी का ऑलरेडी डायमेंशन निकाला हुआ है, mt-2 a-1, और ये l आ गया, और इसको एम्पियर के फॉर्म में लिख दिया। तो फाइनली ये क्या आ गया, mL t-2 a-2। तो परमिएबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया हम लोगों को, mL t-2 a-2, जो यहां पर डायमेंशन दे रखा परमिएबिलिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट है विंस कांस्टेंट। अब विंस कांस्टेंट क्या कहता है? विंस कांस्टेंट कहता है कि जो वेवलेंथ होता है वो इनवर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर, इनवर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो यहां पर एक कांस्टेंट टर्म बी यूज करते हैं, जिसको हम लोग विंस कांस्टेंट कहते हैं। तो B इज इक्वल टू लेमडा इंटू टी। लेमडा वेवलेंथ जो डिस्टेंस को मेजर करता है, और टी टेम्परेचर केल्विन को मेजर करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है बोलो? फैराडे कांस्टेंट। कहीं नाम सुना? जल्दी बताओ। फैराडे कांस्टेंट का नाम कहीं सुना? नहीं? अब फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू वगैरह कुछ पता है? फैराडे कांस्टेंट को हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और ये फैराडे कांस्टेंट होता है, सिंपली हम लोग जब यूज करते हैं तो यहां पर हम लोग एक चीज जान लो, एक फैराडे का ये न्यूमेरिकल वैल्यू जानना चाहिए। चार्ज का यूनिट जो होता है, सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है
1 फैराडे 96,500 कूलम। इसको नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब फैराडे कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है, जानना चाहिए, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरीड बाय 1 मोल। ठीक, अब यहां पर फैराडे कांस्टेंट को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है एम्पियर, ठीक, केल्विन पर मोल। तो डायमेंशनली क्या बन जाएगा? एम्पियर, केल्विन को टेम्परेचर, और पर मोल MOL-1। तो फैराडे कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया 80 MOL-1। क्लियर? तो ये जितने भी कांस्टेंट क्वांटिटी था सबका डायमेंशन सीख लिया। अब इसका यूजेस हम लोगों को क्वेश्चन में आता है। तो पहला एप्लीकेशन कहता है कि किसी भी इक्वेशन को हम डायमेंशनली चेक कर सकते हैं। पहला एप्लीकेशन यही, इसलिए पहला लिखा टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, या सिंपली इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कह सकते हो, टू चेक द फिजिकल रिलेशन या फिजिकल इक्वेशन। तो मान लो कि एक इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि a को b के साथ आप तभी ऐड कर सकते हो जब दोनों का डायमेंशन इक्वल हो। तभी ऐड कर सकते जब दोनों का डायमेंशन इक्वल हो। इसका मतलब एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट if all the terms occurring on both sides of an equation have the same dimension। इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी तभी पॉसिबल है जब a का डायमेंशन b के डायमेंशन के इक्वल, c के डायमेंशन के इक्वल और d के डायमेंशन के इक्वल होगा। एज फॉर एग्जाम्पल S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर लिखा, तो यूटी का एडिशन हाफ AT स्क्वायर के साथ तभी पॉसिबल है, या S को यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर तभी लिख सकते हैं जब S का डायमेंशन यूटी के डायमेंशन और हाफ AT स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल हो। तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या यह डायमेंशनली राइट है या नहीं। तो हम S का डायमेंशन लिखें तो SL आ गया, UT का डायमेंशन लिखे U इनिशियल वेलोसिटी LT माइनस 1 T, तो फाइनली क्या आ गया? L आ गया। हाफ AT स्क्वायर, हाफ डायमेंशन लेस, A एक्सेलरेशन LT माइनस 2, इट इज T2, क्या बन गया? L। सबका डायमेंशन क्या है? इक्वल है, इसलिए गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आ गया समझ में?
यस नो? चलो नोट कर लो। हो गया? चलो तो हम लोग कल इस पर काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।